अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। जी, सभी का वेलकम है चुका है। तो अब हम लोग चलेंगे दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ में आप जान लीजिए कि हुआ क्या कि औरंगजेब का जमाना था, है ना। और साथियों, दबिस्तान लखनऊ काफी उरूज पे था। तो शोराए कराम दिल्ली से लखनऊ आए, और दिल्ली से लखनऊ आए उन लोगों ने यहां पर शेर व शायरी शुरू की। तो इस ग्रुप से जो लोग जुड़े थे, इसमें सबसे नुमाया नाम जो आता है वो साथियों आप आसिफुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला के दौर में बहुत सारे शोराए कराम आए थे। उन्होंने उनको बुलाया और मान सम्मान किया, वो लोग यहां पे रहे। तो दबिस्तान लखनऊ से जो लोग जुड़े थे वो दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम हैं। औरंगजेब की वफात 1707 में हुई थी, ठीक। के बाद अब औरंगजेब के बाप का नाम आपको पता है, हो सकता है ऐसे तो मुगल हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लीजिए। सबसे पहला जो बादशाह था मुगल बादशाह, उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन बाबर का बेटा था साथियों कौन? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन था? तो साथियों कौन? बादशाह अकबर, है ना। और साथियों फिर अकबर का बेटा कौन था? तो शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही शाहजहां को क्या किया था? कैद करवाया था। जब आप जाइएगा आगरा में तो आपको मिलेगा। तो औरंगजेब की वफात 1707 के बाद उनके वारिसीन के दरमियान होने वाली जंगों, दरबारी साजिशों और बैरूनी हमलों की वजह से रफ्ता रफ्ता मुगलिया सल्तनत कमजोर होती चली गई। मुगल बादशाह जो थे ना, इन्होंने अपना हुकूमत कहां बना साथियों बना रखा था? दारुल हुकूमत दिल्ली में ना। इसीलिए ना शाहजहांबाद भी उसको कहा गया, दिल्ली को। कमजोर होती चली गई, दिल्ली बेरौनक होती हुई तो फैजाबाद और फिर लखनऊ को उरूज हासिल हुआ। यानी दिल्ली धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई, तो फैजाबाद और लखनऊ को साथियों उरूज हुआ। यानी दिल्ली के जवाल के बाद फैजाबाद और लखनऊ को उरूज हासिल हुआ। अवध के सूबेदार सादत खान ने फैजाबाद को दारुस सल्तनत बनाया। समझिएगा, अवध के सूबेदार, क्या नाम था उनका? सादत खान। सादत खान ने क्या किया? फैजाबाद को दारुस सल्तनत बनाया, यानी कि राजधानी बनाया, और बुरहानुल मलिक का लकब इख्तियार किया। अब आपको यह पूछेगा कि बुरहानुल मलिक किसको कहा गया है? तो सादत खान को। सादत खान को, सादत खान को। सादत खान कहां के सूबेदार थे? तो अवध के सूबेदार थे। अवध के सूबेदार सादत खान ने फैजाबाद को दारुस सल्तनत बनाया, और बुरहानुल मलिक का साथियों इनको क्या मिला? लकब। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आदिल शाही दौर, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जगत गुरु, जगत गुरु किनको कहा जाता है ना? इब्राहिम आदिल शासानी को। तो अवध के सूबेदार सादत खान ने फैजाबाद को दारुस सल्तनत बनाया, और बुरहानुल मलिक का लकब इनको मिला। किनको? सादत अली खान को। बुरहानुल मलिक के बाद सफदर जंग और फिर शुजाउद्दौला के अहद तक फैजाबाद अवध का सदर मकाम रहा। अब देखिएगा, शुजाउद्दौला के दौर तक साथियों फैजाबाद ही क्या था। इसीलिए देखिएगा कि बहुत सारे शोराए कराम फैजाबाद आए, फिर वहां से लखनऊ आए। आसिफुद्दौला के दौर में फैजाबाद के बजाय लखनऊ दारुल हुकूमत करार पाया। ये नवाब लोग हैं आसिफुद्दौला, है ना। और आसिफुद्दौला की सखावत और लखनऊ की खुशहाली का शोहरा हुआ। फिर गाजिउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन का जमाना आया। आप पढ़िएगा साथियों फसाना अजायब। फसाना अजायब में आप देखिएगा इन लोगों का नाम आता है, गाजिउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन। ये जी रजब अली बेग सुरूर को एक ने जलावतन किया था, एक ने इनको बुलाया था, ठीक है। ये है सल्तनत अवध की खुशहाली का शोहरा सुनकर दिल्ली के मुतअद्दिद शायरों ने फैजाबाद और फिर लखनऊ का रुख किया। यानी जब अवध की खुशहाली की वहां बहुत अच्छा है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, फिर जो लखनऊ दिल्ली के जो शोराए कराम थे वो लोग रुख किए कहां का? फैजाबाद का। और फिर फैजाबाद के रास्ते होते हुए वो लोग कहां आ गए? लखनऊ आ गए। जो शायर पहले फैजाबाद पहुंचे थे वो भी बाद में लखनऊ आ गए। इस तरह लखनऊ में अदीबों और शायरों की दुनिया आबाद हो गई। आप पढ़ेंगे साथियों किसके बारे में? पढ़िएगा आप, मीर तकी मीर के बारे में। पैदा हुए थे कहां पर? आगरा में, लेकिन वफात कहां हुई है? लखनऊ में। ये लोग आए थे, है ना। मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन वगैरह शुजाउद्दौला के दौर में फैजाबाद पहुंच चुके थे। मेरे दोस्त, इसको भूलना मत, एनसीईआरटी का है, नोट से लिया हुआ, भूलना मत। ये पूछेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में
कि मीर जाहिक हो, मीर सोज हो, सौदा हो, मीर हसन हो। कितने शोराए कराम हुए? 1 2 3 4। कौन कौन? मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन। शुजाउद्दौला, बादशाह शुजाउद्दौला के दौर में कहां आए थे? फैजाबाद आए थे। इसीलिए आप देखिएगा सौदा की वफात साथियों लखनऊ में है। तो मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन किसके दौर में साथियों फैजाबाद आए थे? तो शुजाउद्दौला के। मीर तकी मीर, जुराअत, इंशा उल्लाह खान इंशा और मसहफी, इसको स्वाद से कर लीजिए, आसिफुद्दौला के दौर में लखनऊ पहुंचे थे। यह बहुत ही अहम नोट से है, याद रखिएगा साथियों। मीर तकी मीर, जुराअत, इंशा और मसहफी किसके दौर में साथियों लखनऊ आए? तो नवाब आसिफुद्दौला। मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन किसके दौर में फैजाबाद आए? तो नवाब शुजाउद्दौला। दोनों का आप याद रखिएगा। दबिस्तान लखनऊ से मुराद वो खुसूसियात हैं जिनको लखनऊ के शायरों ने इख्तियार किया। यानी हम ये जाने कि, ध्यान दीजिएगा साथियों, हमने ये जाना कि दबिस्तान लखनऊ में अगर आपको साथियों अहम किरदार अगर किसी का मिलेगा तो उसमें नवाब आसिफुद्दौला बहुत बड़े हैं। इन्होंने बहुत सारे शोराए कराम को बुलाया। नवाब शुजाउद्दौला, तो ध्यान दीजिएगा, नवाब शुजाउद्दौला के दौर में मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन आए। मीर तकी मीर और जुरात, इंशा और मसहफी आसिफुद्दौला के दौर में लखनऊ पहुंचे। ठीक है, अब देखते हैं दबिस्तान लखनऊ से जो ताल्लुक रखते थे जो भी शोराए कराम, उनके साथियों खुसूसियात क्या है, यानी उनके क्या क्या वस्फ थे। दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अभी आपने पढ़ा कि दबिस्तान दिल्ली में साथियों दाखिलियत, तो दबिस्तान लखनऊ में खारजियत। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहां निशातिया अनासिर गालिब नजर आते हैं, मतलब हंसी मजाक ठहठा ये सब चीजें इनके यहां मिलती हैं जी। और उसके बाद आगे है दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहां तसन्नो और बनावट खूब है। तसन्नो और बनावट का मतलब बनावटी शायरी। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी बादशाह को खुश करने के लिए शेरो शायरी कर लिया हो, किसी को खुश, कोई बादशाह इश्किया मिजाज का हो तो साथियों वो इश्किया शायरी करने लगा। ये सब चीज किसमें पाया जाएगा आपको? तसन्नो और बनावट दबिस्तान लखनऊ में। उसके बाद आपका है दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहां मामला बंदी और मुबालगा आराई ज्यादा नजर आता। इसके बरअक्स उल्टा देखिएगा तो दबिस्तान दिल्ली में साथियों आपको मुबालगा आराई नहीं मिलेगा। मुबालगा आराई उनके यहां यानी बनावटी शायरी नहीं मिलेगा। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहां रियायत लफ्जी, तशबीह, इस्तियारा का पुरतकल्लुफ इस्तेमाल हुआ। इस्तियारा तशबीह का इन लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन साथियों जो दिल्ली के दबिस्तान के जो शोराए कराम थे उन लोगों ने नहीं। अब एक बहुत ही अहम है, इसको लगा लीजिएगा VBI, चूंकि ये आमतौर पे याद रहता नहीं है। मैं तो साथियों अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको नोट्स तो वही दूंगा जो आपके लिए मतलब बहुत ही अहम होगा। ज्यादा फजूल की बातें नहीं दूंगा वरना आप भूलने लगेंगे, लेकिन उसमें भी जो कुछ अहम होता है जो एग्जाम में आमतौर पे आदमी भूल जाता है उसको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। इमाम बख्श नासिख, इमाम बख्श नासिख दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर हैं। आपको पूछा जाएगा दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर कौन है, तो उसका नाम क्या है? इमाम बख्श नासिख। इमाम बख्श नासिख साथियों दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर। और मैं आपको बता दूं कि साथियों मीर अनीस के बारे में आप पढ़ेंगे, मीर अनीस के उस्ताद थे इमाम बख्श नासिख। इसका पूरा नाम ऐसे ही पूछेगा आपको, नासिक का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है इमाम बख्श नासिख। इमाम बख्श नासिख, क्या नाम है? इमाम बख्श नासिख। तो दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर कौन है? इमाम बख्श नासिख। अब दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम को आप देख लीजिए एक बार। इंशा उल्लाह खान इंशा, अभी मैंने बताया आपको। कलंदर बख्श जुराअत, उसके बाद गुलाम हमदानी मसहफी। आपको सिर्फ पूछेगा मसहफी का पूरा नाम क्या है? गुलाम हमदानी। मसहफी ये तखल्लुस रखते थे। जुराअत का पूरा नाम क्या है? कलंदर बख्श। जुराअत तखल्लुस क्या करते थे? यगाना चंगेजी, है ना, ये साथियों दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। इमाम बख्श नासिक दबिस्तान लखनऊ के सबसे अहम शायर। ख्वाजा हैदर अली आतिश, उर्दू का हाफिज शायर इनको कहा गया है। किसको? आतिश को। आतिश लखनवी, आतिश लखनवी। इनकी पैदाइश जो है वो साथियों फैजाबाद में हुई थी।
आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ख्वाजा हैदर अली आतिश दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम है। दयाशंकर नसीम, दयाशंकर नसीम, नसीम का पूरा नाम दयाशंकर साथियों कौल था जी, और नसीम इनका तखल्लुस था। मिर्जा सलामत अली दबीर, दबीर दबीर इनका तखल्लुस है, पूरा नाम है मिर्जा सलामत अली। और अब्दुल हलीम शरर जी, मिर्जा शौक लखनवी, शौक लखनवी का पूरा नाम है तसद्दुक हुसैन खान, साथियों तिबाबत करते थे ये, है ना। तो ये साथियों आपका दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक है। मीर हसन, ये मीर हसन कौन है? जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखा था, वही दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक। सादत खान रंगीन साथियों कहां से? दबिस्ताने लखनऊ से। जाफर अली हसरत दबिस्ताने लखनऊ से, है ना। यहां पर अगर इसमें यह भी हम ऐड कर लेते हैं तो मीर अनीस, मीर अनीस का ताल्लुक भी दबिस्ताने लखनऊ से है। यह साथियों मैंने आपको दो दबिस्तान पढ़ाया, एक दबिस्तान मैंने आपको पढ़ाया दबिस्ताने दिल्ली, और दूसरा दबिस्तान मैंने आपको पढ़ाया दबिस्ताने लखनऊ। ये दोनों आपको समझ में आ गई? ये बातें समझ में आ गई आपको? ये बातें आपको समझ में आ गई? दबिस्ताने लखनऊ और दबिस्ताने दिल्ली आपको समझ में आया? समझ में आया भाई? जिसको ब्लॉक होना है वो कमेंट करिएगा, मैं देख रहा हूं कमेंट है, क्योंकि वैसे ही शांत होइएगा आप लोग। ये समझ में आपको आ गया? अब हम लोग जानेंगे आगे फोर्ट विलियम कॉलेज। ये साथियों इदारे हैं, इदारा का नाम है ना। ये कहां पर है? कलकत्ता में है। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हमें उम्मीद है कि जितने अच्छे तौर पर मैं आज आपको पढ़ा दूंगा, इस कॉलेज से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपका छूटने ना पाएगा। और इस कॉलेज से मुताल्लिक हर एग्जाम में, सिर्फ बीपीएससी नहीं हो, जो भी एग्जाम दीजिएगा वहां पर इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी का इदारा। पहला क्वेश्चन यहां से, चूंकि यह कॉलेज साथियों 1800 ईस्वी में कायम किया गया था। अब समझिए, हिंदुस्तान में चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज लोग चाहते थे कि यहां पर अगर हमें हुकूमत करने, वो लोग तिजारत के गर्ज से आए थे, तो उन लोग चाहते थे कि अगर यहां पर हमें हुकूमत करने है, यहां के सारे जगहों को हमको काबिज करना है, तो सबसे पहले यहां की जबान हमें सीखनी होगी। चुनांचा साथियों अंग्रेजों ने इसी इरादे से वेल्जी, जो उस वक्त का क्या था, गवर्नर था, क्या नाम था? वेल्जी, जो उस वक्त का गवर्नर था, उसके मशवरे से और उसी के हुक्म से कलकत्ता में साथियों एक फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कायम किया गया। समझ गए मेरी बात? 1800 ईस्वी में। उसका मकसद यह था अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना। उस वक्त जो साथियों सरकारी जबान थी वो थी फारसी। सरकारी जबान क्या थी? फारसी थी। लेकिन जो अवाम लोग थी, अवामों की जबान क्या थी? उर्दू थी। इसीलिए आप देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जितनी सारी किताबें हैं, आमतौर पर वो आपको उर्दू मिलेंगी। क्या मिलेंगी साथियों? उर्दू में मिलेंगी, है ना। ध्यान दीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी, तो 19वीं सदी तो आपको निकालना आ गया है। 18वीं सदी के आखिर में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज जुनूबी हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। जुनूब का मतलब होता है साउथ, यानी दक्कन पर जब अंग्रेज लोग काबिज हो गए, तो ताजिर बनकर आने वाली ये गैर मुल्की कौम पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम करने के मंसूबे के मुताबिक हिकमत अमली तैयार करने लगी। यानी जब इन लोगों ने टीपू सुल्तान को मात दिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया, तो अब इसका पूरा मन बढ़ गया कि हमको पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करना है। तो एक दिन में तो कब्जा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए साथियों इन्होंने क्या किया? धीरे 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 काम करना शुरू किया। वही बात कह रहा है कि 18वीं सदी के आखिर में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज जुनूबी हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। ताजिर बनकर आने वाली ये गैर मुल्की कौम यानी अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम करने के मंसूबे के मुताबिक हिकमत अमली तैयार करने लगी। अंग्रेज इस हकीकत से वाकिफ थे कि तिजारत के फरोग, यानी फरोग का मतलब विकास, और मुल्क पर हुक्मरानी के लिए यहां की जबान, तौर तरीकों, रस्म रवाज और कायदे कानून से वाकफियत जरूरी है। इस वक्त हुकूमत की जबान फारसी थी, लेकिन अवामी सतह पर बोली जाने वाली जबान उर्दू थी। अंग्रेज लोग समझते थे कि अगर हमको यहां पर सत्ता पर काबिज होना है,
यहां पर हुकूमत करनी है तो सबसे पहले हमको आवाम की जबान जाननी होगी, तब ना हम समझेंगे वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उसकी मजबूरी है ये लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम 4 मई 1800 ईस्वी को राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में अंग्रेज गवर्नर वेल्जी, क्या नाम है भाई, वेल्जी ने कायम किया था। कहां पर कायम किया था? राइटर बिल्डिंग। ये राइटर बिल्डिंग साथियों कहां पर है? ये राइटर बिल्डिंग कलकत्ता में। कब कायम किया था? 4 मई 1800 ईस्वी में। अभी भी भाई एक एग्जाम में पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया। हम लोग ये पढ़े हुए थे गिलक्रिस्ट, तो गिलक्रिस्ट जो थे वो वहां के भाई क्या थे? सदर थे। अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन कायम करने में नाम आता है गवर्नर साथियों वेल्जी का। किसका नाम आता है? वेल्जी का। इन्होंने कायम किया था। ठीक है, मकसद क्या था इस कॉलेज को कायम करने का? अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान और तहजीब व माशरत से रोशनास करवाना था, यानी अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना था। ठीक है, सदर शोबाए हिंदुस्तानी जबान, यानी इसके जो साथियों हिंदुस्तानी जबान के जो सदर थे उसमें नाम आता है किनका? डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट या फिर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, दोनों नाम है, दोनों नाम है साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सदर शोबाए हिंदुस्तानी जबान डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट या गिलक्रिस्ट थे। कप्तान टॉम्स रोबक और कप्तान जोसेफ टेलर ये साथियों इसके कहा यहां के क्या थे? सदर शोबाए हिंदुस्तानी जबान थे। लेकिन इसमें से सबसे जो फेमस नाम है वो साथियों डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट का है। इसको गिलक्रिस्ट भी नाम आता है। गिलक्रिस्ट का पूरा नाम था जॉन बार्थवुक गिलक्रिस्ट। जॉन बार्थवुक गिलक्रिस्ट, क्या नाम था इनका पूरा नाम? जॉन बार्थवुक गिलक्रिस्ट। ये कौन थे भाई? तो ये एक डॉक्टर थे, जे आगे मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा साथियों। तो ये क्या थे? जॉन बार्थवुक गिलक्रिस्ट इसका पूरा नाम था। फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? ये सदर शोबाए हिंदुस्तानी जबान बोलेंगे, हिंदुस्तानी जबान बोलेंगे। ठीक है, कॉलेज का खात्मा यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसका जो इख्तिताम हुआ जनवरी 1854 ईस्वी को गवर्नर जनरल के हुक्म से इसको बंद कर दिया गया। यानी जो इदारा 1800 ईस्वी में कायम हुआ था वो साथियों 1854 में क्या हो गया? बंद हो गया। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के यहां पर साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाई हिंदुस्तानी जबान के पहले मुंशी कौन थे? मीर बहादुर अली हुसैनी। पहले मुंशी कौन हुए? मीर बहादुर अली हुसैनी। देखिए मीर बहादुर अली हुसैनी आगे आप पढ़ेंगे साथियों। मीर अमन जिसका पूरा नाम था मीर अमान, तो मीर अमन देहलवी को साथियों मीर बहादुर अली हुसैनी ने ही डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात कराया था। ठीक है ना। मीर शेर अली अफसोस की किताब बागे उर्दू किसने लिखा? मीर शेर अली अफसोस, जो गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जमा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली उर्दू तर्जमा है। देखिए कितने पते की बात बता रहा हूं, अब आपको सिर्फ याद करना है। अगर आपसे पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली उर्दू तर्जमा किताब का नाम बताइए, तो उस किताब का नाम है बागे उर्दू। फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब, और इसको किसने लिखा? तो मीर शेर अली अफसोस। बागे उर्दू जो है किस किताब से तर्जमा किया गया? तो गुलिस्तान सादी का साथियों उर्दू तर्जमा है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम क्या है? तो बागे उर्दू। किसने लिखा इसको? मीर शेर अली अफसोस ने। बागे उर्दू किस किताब का साथियों तर्जमा है? तो गुलिस्ताने सादी का तर्जमा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली उर्दू तर्जमा है ये। सुभान राय भंडारी की फारसी किताब खुलासतुत तारीख, क्या नाम है भाई? खुलासतुत तारीख किसकी किताब है? उर्दू खुलासतुत तारीख किसकी लिखी हुई किताब है? सुभान राय भंडारी की फारसी किताब है खुलासतुत तारीख। इसका उर्दू तर्जमा उन्होंने आराइशे महफिल के नाम से किया था। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि आराइशे महफिल किसकी किताब है? तो मीर शेर अली अफसोस की किताब है। और आराइशे महफिल किस किताब का उर्दू तर्जमा है? तो खुलासतुत तारीख। खुलासतुत तारीख को किसने लिखा? तो सुभान राय भंडारी ने। किसने लिखा? सुभान राय भंडारी ने। किसने लिखा? सुभान राय भंडारी ने। जी हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, क्या चल रहा है?
टेंशन ना लीजिए, ये सारे क्लास एप्लीकेशन पे जाने वाली है, तो डेमो है आपके लिए, ठीक है ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, इसीलिए ये सब क्लासेस आपको दिए नहीं जाते हैं। चलिए, तो हमने जाना मीर शेर अली अफसोस के बारे में। इन्होंने साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा बाग़ उर्दू के नाम से लिखा। और बाग़ उर्दू किस किताब का तर्जमा है, तो गुलिस्तान सादी का तर्जमा है। और सुभान राय भंडारी की फारसी किताब है खुलासतुत तारीख, इसी का उर्दू तर्जमा आराइश महफिल के नाम से मीर शेर अली अफसोस ने किया था। उसके बाद नाम आता है मीर बहादुर अली हुसैनी का। मीर बहादुर अली हुसैनी का ताल्लुक दिल्ली से था, ये दिल्ली के रहने वाले थे। और वो 1801 में से 1808 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में रहे। गिलक्रिस्ट ने इनकी लियाकत की बड़ी तारीफ की थी। आपको पूछेगा कि वो कौन से बड़े शायर ये थे जिनकी लियाकत या जिनकी सलाहियत का लुहा साथियों कौन मानते थे, गिलक्रिस्ट मानते थे, तो उनका नाम है मीर बहादुर अली हुसैनी, ठीक है ना। इन्होंने मसनवी सहरुल बयान का खुलासा, लगा लीजिएगा वीवीआई इसको लगा लीजिएगा। अब ये वीवीआई कैसे है मैं अभी आपको बताता हूं। मसनवी सहरुल बयान का खुलासा इन्होंने साथियों एक किताब लिखा नस्रे बेनजीर के नाम से। आपको यही पूछेगा कि नस्रे बेनजीर किसकी लिखी हुई किताब है, तो साथियों मीर बहादुर अली हुसैनी की किताब है। और यह किताब साथियों चूंकि सहरुल बयान जो है यह मसनवी है, तो नज्म में होगा। और इसका साथियों नस्र के सूरत में नस्रे बेनजीर के नाम से लिखा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको यह याद रखना है कि साथियों मीर बहादुर अली हुसैनी ने मसनवी सहरुल बयान का जो साथियों नस्र की सूरत में किताब लिखा, खुलासा था, उसका नाम था नस्रे बेनजीर। तो नस्रे बेनजीर किसकी लिखी हुई किताब है, तो मीर बहादुर अली हुसैनी की। नस्रे बेनजीर किसकी लिखी हुई किताब है, मीर बहादुर अली हुसैनी के नाम से। और संस्कृत की मशहूर किताब है साथियों हतोपेदश है ना। अब ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में इसमें गलती हो। हतोपेदश का उर्दू तर्जमा अखलाक़े हिंदी के नाम से उन्वान से किया था। अब ये अखलाक़े हिंदी किसकी लिखी हुई किताब है, वही आपका होगा मीर बहादुर अली हुसैनी की लिखी हुई है। और ये साथियों संस्कृत की किताब है एक हतोपेदश, इसी का उर्दू तर्जमा इन्होंने किया है। और रिसाला गिलक्रिस्ट के नाम से गिलक्रिस्ट की कवायद का उर्दू में इन्होंने खुलासा किया। यानी आपसे साथियों यहां पर 3 किताब का नाम निकल कर आता है। एक किताब जो सबसे अहम है मीर बहादुर अली हुसैनी की, उसका नाम है नस्रे बेनजीर, जो कि मसनवी सहरुल बयान का खुलासा है। और संस्कृत की एक किताब है हतोपेदश, इसका उर्दू तर्जमा अखलाक़े हिंदी के नाम से किया। और गिलक्रिस्ट की जो साथियों कवायद उर्दू में किताब थी, उसका रिसाला गिलक्रिस्ट के नाम से इन्होंने लिखा। अब आपको कोई पूछेगा कि रिसाला गिलक्रिस्ट किसने लिखा, तो चूंकि देखिए हितोपदेश, अच्छा आदित्य राज हितोपदेश, हाँ ठीक है हितोपदेश, ठीक है ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर आपको कोई पूछ ले कि रिसाला गिलक्रिस्ट, तो आप सोचिएगा अच्छा गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज से है, उन्हीं का लिखा हुआ, गलत हो जाएगा। मीर बहादुर अली हुसैनी की लिखी हुई है। और गिलक्रिस्ट की जो कवायद का किताब था उसी का इन्होंने खुलासा लिखा। चलिए, मैं बार बार कहता हूं मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। मेरे दोस्त, अगर आपको मेहनत करना है तो आपकी परवान को साथियों, आपके उड़ान को हम भरने वाले हैं उड़ान। और आपके साथियों जो आप सपने देखते हैं उसको हम इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। बस आपको इतना करना है कि डेली का सबक को डेली याद कर लीजिएगा। जो लोग काम धाम कर रहे हैं या जो लोग कुछ काम करते हैं, अब तो चूंकि जरिया माश भी बहुत जरूरी है, या जो हाउस वाइफ है जिसके बच्चे हैं बहुत परेशान रहती हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम कल तक आप 2 से 3 बार सुन लीजिए। कल का जो आप लगाइएगा प्रैक्टिस सेट जो लगाऊंगा मैं यहां पर, वो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहिएगा कि हम क्लास भी ना देखें, क्लास भी ना सुने, और सिर्फ हम पीडीएफ से काम चला लें, तो पीडीएफ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको टाइम देना होगा तैयारी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और लगेगा आपको फीस तो ज्यादा लगेगा ही, इसलिए कि पढ़ने में पैसा देने में बहुत लोग नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं कि उर्दू के नाम पर फ्री में, जैसे मार्केट में